शिवसेना का जो उद्धव ठाकरे गुट है वो 10 सीटों पर आगे चल रहा है। बताइए। इसका मतलब तोड़ फोड़ की जो राजनीति रही उसको महाराष्ट्र की जनता खारिज कर रही है। एग्जिट पोल भी यही कह रहे थे। यानी जमीन पर जो इंप्रेशन मिल रहा था वो स्पष्ट तौर पर संकेत कर रहा था कि महाराष्ट्र की सियासत में जो उठापटक हुई है उसको जनता ने खारिज किया है। नेहा जी, आपकी टिप्पणी। जी, मैं कह रही हूँ ये रुझान सुबह से 3 बार बदल चुके हैं, तो मुझे लगता है टिप्पणी करना इस पे बहुत जल्दबाजी होगी। नहीं, मैं महाराष्ट्र की बात कर रहा हूँ। महाराष्ट्र में अजीत पवार जी कहीं किसी सीट पर आगे ना दिखें, आपको वहां पर शरद पवार और उद्धव ठाकरे गुट ये आगे दिखाए। मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूं, आपका तो प्रदर्शन है शिवसेना के साथ जब मिलकर करते थे, आपका इंडिविजुअल प्रदर्शन में कहीं ना कहीं महाराष्ट्र में आपका अपना प्रदर्शन रहा होगा, लेकिन इन दोनों को खारिज करना और एक तरफ उद्धव ठाकरे को, दूसरी तरफ शरद पवार को स्वीकार करना, ये बताता है कि वो जो राजनीति हुई थी तोड़फोड़ की, उसको नापसंद कर रही महाराष्ट्र की जनता। देखिए, मैं कहूंगी कि कुछ भी अभी कहना बहुत जल्दबाजी होगी, और इंडिविजुअल कैंडिडेट सिलेक्शन जो है उसका असर भी हमें यहाँ पर देखने को मिलेगा। जो हमारे पार्टी के इंटरनल सर्वे हैं वो ये बात कह रहे हैं, और इसमें भी मैं कॉन्फिडेंट हूँ कि अभी जो आपको एनडीए का प्रदर्शन महाराष्ट्र में दिख रहा है, 12 बजे के बाद आपको इसमें भी बहुत बदलाव देखने को मिलेंगे, और भारतीय जनता पार्टी और उसके जो सहयोगी दल हैं वो महाराष्ट्र में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरेंगे। इसके लिए भारतीय जनता पार्टी आश्वस्त है, इसमें कोई इफ बट नहीं। ठीक है, तो यश, आप भी कुछ कहना चाह रहे हैं, आपके पास आएंगे, लेकिन हमारे तमाम सहयोगी कड़ी धूप में लगातार मौजूद हैं, मतदान केंद्रों पर अपडेट पहुंचा रहे हैं। मनोज चौबे मेरे साथ जुड़ रहे हैं। मनोज, आप कहां पर मौजूद हैं और इस वक्त क्या चल रहा है? किस तरीके से मतगणना आगे बढ़ रही है? कितने राउंड हो चुके हैं जहां पर आप मौजूद हैं? बिल्कुल, देखिए जिस तरह से मतगणना सुबह से ही शुरुआत हो चुकी है, तो उसमें देखा गया है अधिकतर भाजपा की जो सीटें हैं उन पर बढ़त मिली है। चाहे हम ग्वालियर अंचल, बिल्कुल मेरे पास आवाज आ रही है आपकी? जी जी। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि ग्वालियर अंचल की 4 लोकसभा सीट, गुना, भिंड, मुरैना, ग्वालियर, इन चारों पर शुरुआती दौर में ही भारतीय जनता पार्टी ने बढ़त बना ली है। और जिस तरह से ग्वालियर की सीट की बात करें तो यहाँ से कांग्रेस के प्रवीण पाठक और बीजेपी के भारत सिंह कुशवाहा के बीच कड़ी टक्कर होती हुई दिखाई दे रही है। जिस तरह से प्रवीण पाठक शुरुआती दौर में आगे बने हुए थे, लेकिन अब चूंकि भाजपा के भारत सिंह कुशवाहा ने अच्छी 8,000-10,000 के लगभग एक बड़ी बढ़त बनाते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं देखिए, मैं आपको बता दूं, ग्वालियर अंचल की गुना लोकसभा सीट की बात करें तो हॉट सीट है, जिस पर केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया का मुकाबला है कांग्रेस के प्रत्याशी से। तो सिंधिया की जो बढ़त है वो काफी बड़ी होती हुई नजर आ रही है। ऐसे में रुझान के हिसाब से देखा जाए, जिस तरह से 3 चरण अब तक हो चुके हैं उसमें सिंधिया काफी बड़ी बढ़त ले चुके हैं। यानी कि भिंड और मुरैना की बात करें तो वहां कस्मोकस की अभी जो है स्थिति बनी हुई है, और दोनों सीटों पर लगातार कभी बीजेपी आगे जा रही है, कभी कांग्रेस आगे जा रही है। क्योंकि मैं आपको बता दूं, कांग्रेस के भिंड से कांग्रेस के विधायक भांडेर से वरिष्ठ नेता हैं फूल सिंह बरैया, जो कि संजय राय के बीच उनके कड़ी मुकाबला नजर होता हुआ दिखाई दे रहा है। अब तक की बात करें तो संजय राय 3,000 कुछ मतों से आगे चल रही हैं। भाई मुरैना की बात करें तो सिमंगल सिंह तोमर भी कांग्रेस पार्टी से प्रत्याशी सत्यपाल सिंह सिकरवार से अभी आगे चल रहे हैं। ऐसे में देखा जाए तो अंचल की चारों सीटों पर फिलहाल भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी आगे चल रहे हैं। अभी देखना होगा 12 बजे के समय में कितना अंतर आता है, क्योंकि अभी उतार चढ़ाव का जो माहौल चल रहा है, कभी मतगणना में कभी कोई जाहिर सी बात है वो फ्लक्चुएशन साफ तौर पर नजर आ रही है। लगभग 2.5 घंटे होने को है जब मतगणना शुरू हुई थी। यश, आप कुछ कहना चाह रहे थे, प्लीज आप रिएक्ट कीजिएगा। और जिस तरीके से अभी प्रवीण जी ने महाराष्ट्र का जिक्र किया, वहां पर एकनाथ शिंदे कहीं फिलहाल नजर नहीं आ रहे, वहां पर कहीं पर आप देखिए शरद पवार साहब नजर आ रहे हैं। जबरदस्त तरीके से लीड उन्होंने ली हुई है 10 से 12 सीटों पर। और इस चीज का जिक्र आप लोगों ने हमेशा किया कि ईडी, सीबीआई, तोड़फोड़, इसके अगेंस्ट में जनता वोट करे। जनता असल में, हम शुरू से कांग्रेस पार्टी ये कहती आई है कि लोकतंत्र में सबसे बड़ा पद मशीन काम करती है। और निश्चित रूप से आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, गृह मंत्री अमित शाह जी के नेतृत्व में
और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जेपी नड्डा जी के नेतृत्व में पार्टी पूरी तरह चुनाव में लगी थी और जनता ने मोदी जी के व्यक्तित्व को, मोदी जी के किए हुए कामों को, मोदी जी के गरीबों के प्रति कमिटमेंट को आशीर्वाद दिया है। और जनता का फैसला है, आगे बढ़ो मोदी जी और देश को आगे बढ़ाओ। गरीबों के जीवन में लगातार आप परिवर्तन ला रहे हैं। 25 करोड़ गरीबों को गरीबी रेखा से आपने उठाया है। ये क्रम जारी रखिए। जियो मोदी जी, आगे बढ़ो मोदी जी और गरीबों के लिए काम करते रहो मोदी जी। ये जनादेश बता रहा है। जयराम रमेश कह रहे जैसे जैसे रुझान आ रहे, कह रहे रुझान आने से साफ हो रहा है कि जो प्रेजेंट पीएम है वो फॉर्मर होने वाले। अब तो रुझान भी यही बता रहे हैं। ऐसा है कि ये उनका अहंकार बोल रहा है। 100 सीटें पीछे हैं, लेकिन अहंकार है कि उन्हें लगता है कि गांधी नाम के वंश की वंशावली को वो आगे बढ़ाते हुए ही आगे बढ़ेंगे। देश की जनता काम पर वोट दे रही है। देश की जनता मोदी जी की कमिटमेंट पे वोट दे रही है और मोदी जी की कमिटमेंट गरीबों के प्रति, देश की चमक व धमक बढ़ाने के प्रति है। और ये 100 सीट अभी भी हम आगे हैं। अभी तो 5-6 राउंड और होंगे तो ये परिणाम आगे बढ़ने वाला है। मैं गणित और इन चीज़ों को ऊपर उठकर कहता हूँ कि जनता का आशीर्वाद, भरपूर आशीर्वाद और नीतियों को समर्थन, मोदी जी के संकल्पों को समर्थन। तो लगातार रिएक्शंस का सिलसिला आ रहा है। टेली भी लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। यश आप रिएक्ट कर रहे थे, प्लीज। जी, इस बार मेरा रिएक्शन पूरा होने दीजिएगा, ऐसी मैं उम्मीद कर सकता हूं। बिल्कुल बिल्कुल। तो अभी आप हमारी बात करते करते ये दक्षिण भारत में तमिलनाडु में अन्नामलाई जी के बारे में एक अपडेट आई है। उन्हें किसी बूथ में 1 वोट मिला है। इनको बहुत सारे भाजपा के लोग भाजपा की उम्मीद की किरण बताते हैं। तो देखिए, अपने नाम की ब्रांडिंग करना, और जैसे अभी जिन महोदय की बाइट चल रही थी, सिर्फ एक नाम के पीछे, वो हमें गांधी परिवार की बात करते हैं, लेकिन पूरी भाजपा सिर्फ एक नाम के पीछे टंगी हुई है। तो ये बात समझनी होगी, देश को किसी एक नाम की ब्रांडिंग नहीं चाहिए। देश को सरकार ऐसी चाहिए जो देश की सुने, देश के हितों के लिए काम करे। अभी हम देख रहे हैं पिछले कुछ सालों में क्या क्या हुआ है। किसान आंदोलन में क्या हुआ, महिलाओं के साथ क्या हुआ, मणिपुर में क्या हो रहा है। हम बात करते हैं कि हमें इन तमाम मुद्दों का हल निकालना है, और भाजपा वाले बोलते हैं कि नहीं साहब, वो फलाने व्यक्ति का करिश्माई व्यक्तित्व और फलाना ढमका। तो ये सब तमाशेबाजी से जनता ऊब चुकी है, और ये सच अब सबको स्वीकार कर लेना चाहिए। मैं ऐसा मानता हूँ। एक बार फिर से कहूँगा कि स्लो एंड स्टडी के साथ सॉलिड ज़रूर होता है, और हम लोगों ने जो किया है वो सॉलिड है। हम जनता के बीच में हैं। आज भी हमारे लिए जनता सर्वोपरि है और हमेशा रहेगी। फिलहाल जो अभी ताज़ा आंकड़े हैं और अलग अलग पार्टियों के लिहाज से देखें तो उसमें इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट जो बता रही है, एक तो आप आंकड़े 543 के 543 देख रहे हैं। इसमें इंडिया आपको 308 दिखाई देता है, 213 पर इंडिया अलायंस दिखाई देता है। लेकिन अगर आप इलेक्शन कमीशन के जो औपचारिक तौर पर आंकड़े, थोड़ा सा डिले होता है, इसको अपडेट करने में समय लगता है, और वहाँ पर जो मतगणना केंद्र पर हमारे सहयोगी होते हैं वो ज़्यादा जल्दी जानकारी पहुँचा देते हैं, इसलिए आंकड़े अपडेट हो जाते हैं। लेकिन जो आंकड़े अपडेट किए हैं वो 543 से 529 सीटों के किए हैं इलेक्शन कमीशन ने। दिलचस्प पहलू ये है कि यहाँ पर अलग अलग सीटें, क्योंकि एक स्क्रीन पर सब समेट पाना बड़ा मुश्किल होता है, तो अलग अलग सीटों के आंकड़े मैं आपको बता देता हूँ। इसमें 98 सीटों पर कांग्रेस आगे, समाजवादी पार्टी 34 सीटों पर आगे चल रही है, और 23 सीटों पर तृणमूल कांग्रेस आगे चल रही है। तो तृणमूल कांग्रेस बेशक अलायंस का हिस्सा औपचारिक तौर पर नहीं हो, लेकिन एक तरीके से वो हिस्सा है। और द्रविड़ मुनेत्र कड़गम यानी तमिलनाडु के अध्ययन करेंगे क्या कर... देश भर की बात करें तो 200 से ज्यादा सीटों पर इंडिया आगे चल रही है अभी। हाँ, अभी 214 पर था जो मैंने लास्ट देखा, तो अच्छा है, बहुत बढ़िया है। अब ये तो न्यूज़ में आ रहा है, असलियत में क्या है ये देखेंगे। लेकिन छिंदवाड़ा से काफी उम्मीद थी, छिंदवाड़ा से कांग्रेस को उम्मीद थी, अब जो है सो है, लोगों का फैसला है। अभी आपको सर क्या उम्मीद है मध्य प्रदेश में और देश में? अभी मध्य प्रदेश का तो चल रहा है, देखते हैं। 20 राउंड हैं, अभी तो 3-4 राउंड ही खत्म हुए हैं। पीसीसी कार्यालय जा रहे हैं, मॉनिटरिंग करेंगे। हाँ, पीसी कार्यालय। यूपी में इंडिया गठबंधन का अच्छा परफॉर्मेंस निकल। हाँ, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा रहा। उत्तर प्रदेश में बहुत अच्छा। और अगर हम, ये तो कमलनाथ थे, कमलनाथ अपने इसी अंदाज के लिए जाने जाते हैं
कि जो होगा देखा जाएगा, ठीक ही है वो क्योंकि इस समय पर कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी। नकुल नाथ उनके बेटे, जो पिछली बार एकमात्र सीट मध्य प्रदेश से जीती गई थी, वो उन्हीं की थी। इस बार छिंदवाड़ा में थोड़ा पीछे रहे, तो डॉक्टर मोहन यादव कह भी रहे थे कि हाँ खबर मिली है और वो उत्साहित हैं कि ये सीट भी जीतेंगे। संजय राउत क्या कह रहे हैं, सुन लेते हैं। अद्याप संपूर्ण निकाल आता फक्त कल सुरू आहेत, कल। आणि तुम्हाला धक्कादायक म्हणजे देशाचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हे वाराणसीत पहिल्या 3 घंटों की मेहमान है। इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है और ये सरकार की विदाई हो रही है। जो रुझान पूरा देश में देखने के लिए मिल रहा है, कांटे का मुकाबला चल रहा है। अंतिम परिणाम इंडिया गठबंधन के पक्ष में ही आएंगे। जनता ने बेरोजगारी, गरीबी, महंगाई, भुखमरी की आज़ादी के लिए वोट किया है। हवा में बदलाव दिख रहा है, आज मौसम भी बदल रहा है, तो सरकार भी बदलने जा रही है। और बिहार में भी देखिए, हमारा महागठबंधन इंडिया गठबंधन बेहतर कर रहा है और 25 से ज़्यादा सीट बिहार में भी इंडिया गठबंधन जीतेगी, ये दावे के साथ कह रहे हैं। इसलिए मंगलवार बीजेपी की होगी हार और आज इंडिया गठबंधन का मंगल ही मंगल होगा। पूरी तरह मुकाबला बिल्कुल साफ था। कन्नौज से समाजवादी प्रत्याशी आगे चल रहे हैं, अखिलेश यादव आगे चल रहे हैं। अखिलेश यादव वायनाड से राहुल गांधी 85,000 वोटों की लीड लेकर इस वक्त आगे चल रहे हैं। आजमगढ़ से धर्मेंद्र यादव 15,000 वोटों की लीड से आगे चल रहे हैं। उनका मुकाबला वहां पर निरहुआ से शिवराज सिंह चौहान 72,000 वोटों से इस वक्त आगे चल रहे हैं। केसरगंज से करण भूषण को टिकट दिया गया। आम आदमी पार्टी 4 सीटों पर आगे है। ये एक बड़ा दिलचस्प पहलू है जी। ये पंजाब में जी हाँ, मतलब कोई ओवरऑल जो आया उनका आ रहा है, लेकिन मुझे लगता है कि पंजाब जो है वो उनको और सीटें नहीं देकर जाना चाहिए था। हाँ बिल्कुल, और मतलब ये उनका अच्छा प्रदर्शन नहीं है बिल्कुल नहीं। हाँ, ये उनका कमजोर प्रदर्शन है। और कांग्रेस पार्टी ने आम आदमी पार्टी को इंडिया अलायंस में शामिल करके स्ट्रैटेजी के तहत बहुत ही एक्सेलेंट जॉब किया, क्योंकि आम आदमी की पार्टी के जितने वोटर्स हैं वो अब धीरे धीरे कांग्रेस को फायदा पहुंचा रहे हैं। और पंजाब में अगर आप कांग्रेस की सीट्स देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि उनकी बढ़त ज्यादा है आम आदमी पार्टी से। जनता दल यूनाइटेड 13 सीटों पर आगे चल रही है और एक एक करके हम तमाम राजनीतिक दलों और तमाम पार्टियों की बात करते रहेंगे। ओवरऑल ये देखा जाए तो एक बड़ा सवाल यहाँ अमृतांशु जी और त्रिपाठी जी खड़ा हो रहा है, वो ये है कि अगर बीजेपी अपने दम पर बहुमत नहीं लाती है तो फिर क्या फर्क पड़ेगा, क्या असर पड़ेगा, गठबंधन की कौन सी राजनीति देखने को मिलेगी? त्रिपाठी जी पहले आप। देखिए, ऐसा है कि देखिए, जो ये तो एक वैधानिक परंपरा भी रही है और ये रीति रिवाज भी है कि जो पार्टी सबसे बड़ी पार्टी होती है लोकसभा में, राष्ट्रपति उसको ही सरकार बनाने का न्योता देते हैं, दे सकने के अधिकार में होते हैं। तो अगर लेकिन वो सबसे बड़ी पार्टी का परसेंटेज क्या रहेगा ये देखना पड़ेगा। तो बीजेपी यदि 250 के करीब आती है तो मुझे लगता है कि शायद राष्ट्रपति जी उन्हीं को बुलाएंगी। लेकिन इसके बाद जो राजनीति शुरू होगी, 2 होगी शुरू। एक तो बीजेपी के भीतर शुरू होगी, क्योंकि बीजेपी के भीतर जैसा कि मैंने कहा कि एक ब्रांड मोदी जो है वो अब उस तरीके से काम करता हुआ नहीं दिख रहा है अब तक जो रुझान आए हैं उसमें। दूसरी जो अपोजिशन होता है वो आपके सर पर चढ़ जाता है, लोकसभा में भी चढ़ेगा, सदन के अंदर भी और सदन के बाहर भी। और ये जो सड़कों पर राजनीति बहुत देरी से शुरू होगी, क्योंकि अभी चुनाव आने वाले हैं अगले साल, अब महाराष्ट्र में भी आने वाला है इसी साल, झारखंड में आने वाला है। तो विपक्ष जो है, जो विपक्षी दल हैं, वो ज़्यादा तेज़ी से, ज़्यादा आक्रामक होकर के भाजपा को चुनौती देंगे। ये 2 चीज़ें मुझे आ रही हैं। ये है कि एनडीए में, अगर एनडीए में बाय द वे अगर मान लें कि नीतीश कुमार की सीटें बढ़ जाती हैं या वहाँ पर आंध्र प्रदेश में अपने की सीटें बढ़ जाती हैं तेलुगु देशम पार्टी की, तो राष्ट्रीय स्तर पर ये जो पार्टियां हैं, अलायंस की जो पार्टियां हैं, वो भी ज़्यादा शेयर मांगेंगी। पहले आपने देखा कि राज्यपाल उनके नहीं होते थे, उनके बहुत सारे पद पर नहीं होते थे, अब वो कहेंगे मुझे बनाओ। स्थितियों में चेंज आ जाएगा। दिव्यांशु जी, आपको भी इस पर याद करना है, प्रवीण जी ने आपसे ही पूछा था। अच्छा, मैं इसमें ऐड कर दूं कि 40% के आसपास वोट अभी तक का जो है वो बीजेपी के साथ में है और कांग्रेस के साथ में करीब 27%। जी
3% का 3 से 5% की बढ़त तो ऐसे ही अभी तक के रुझान में ही बीजेपी के पास आ चुकी है। अब इससे आगे ही बढ़ना है बीजेपी ने, और यहीं पर है कड़ी पूरी। और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि 11:30 से 12 बजे के बीच आज पूर्ण होती है। और जैसा कि देश की जनता ने भी विश्वास जताया है हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के प्रति, भारतीय जनता पार्टी के प्रति, हमारे नेताओं के प्रति, अमित शाह जी के प्रति, और मैं समझता हूं आज वही इतिहास लिखा जा रहा है। लगभग जो हम मान के चल रहे थे 350 के आसपास रहेगा एनडीए का ग्राफ, 340 से लेकर 350-60 के आसपास, हम उसी तरफ बढ़ रहे हैं। अभी चौथा राउंड ही पूरा हुआ है, आगे के राउंडों में ये स्थिति में और बदलाव आएगा। हम इंतज़ार करेंगे शाम तक। और मैं धन्यवाद देता हूं अपने क्षेत्र की जनता का। इन 4 राउंडों में मुझे भी उन्होंने 1 लाख से अधिक मतों से बहुमत दिया है। मैं कृतज्ञ हूं अपने क्षेत्र की जनता का, अपने प्रधानमंत्री जी का, अपने गृह मंत्री जी का, अपने मुख्यमंत्री जी का, जिन्होंने मुझे ये जिम्मेदारी दी और ये मौका दिया कि मैं अपने क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर सकूं। पिछली बार 3.5 लाख के अराउंड में जो है आप हम उससे ज़्यादा होंगे। पिछले बार 3,35,000 वोट से हम जीते थे। इस बार उम्मीद है कि 4 लाख से ऊपर वोटों से हम लोग जीतेंगे। तो महेश शर्मा को आप सुन रहे थे, और एक जो ब्रेकिंग आई है वो भी जल्दी से बता देते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी सीट से आगे चल रहे हैं। अच्छी खासी लीड प्रधानमंत्री ने ली है। कन्नौज से अखिलेश यादव आगे चल रहे हैं 88,000 वोटों से। हेमा मालिनी आगे चल रही हैं। यश जी, आप प्रधानमंत्री मोदी की सीट का एक अपडेट कर रहे थे। हालांकि कांग्रेस प्रवक्ताओं की तरफ से वो जानकारी नहीं थी। जो ताज़ा अपडेट मिला वो अब आपके सामने सवाल पूछा था। हाँ, वो आप लोगों को कहीं से जानकारी अवश्य ही मिल रही होगी, लेकिन 35,000 वोटों से आगे हैं प्रधानमंत्री फिलहाल। नहीं, देखिए इस समय 35,000 वोटों से आगे हैं। जब हमने वो जानकारी देखी थी तब वो 6,000 वोटों से पीछे थे। तो हो सकता है अब 70,000 वोटों से पीछे हो जाएं। अभी तो काउंटिंग चल रही है, क्या कह सकते हैं। तो कुल मिला के बात यह है, जो बार बार हमें इस चर्चा में सुनने को मिल रही है, कि वो जो ब्रांड वाली बात है वो अब नहीं रही है। क्योंकि ब्रांड जो है उसने खुद ही ब्रांड को डैमेज करने वाले इतने सारे काम कर दिए हैं कि अब गिनाना भी बेकार है ये। अच्छा, एक स्टेटमेंट में आपका ये नोट भी रखूंगा। अगर मान लीजिए, क्योंकि अभी तो रुझानों की बात चल रही है, मान लीजिए पिछली बार से बेहतर, थोड़ा भी बेहतर प्रदर्शन एनडीए और बीजेपी करता है, तो आप मानेंगे कि ब्रांड मजबूत हो गया या चल गया ब्रांड का जादू? बस इतना बता दीजिए कि अगर पहले से बेहतर प्रदर्शन होता है तो क्या आप इस बात को स्वीकार करेंगे? नहीं, हम ये लोकतंत्र में ब्रांड के दम पे राजनीति चलती है, इस बात को कभी नहीं मानेंगे। तो ये आप मुद्दा तो आप भी उठा रहे हैं, आप कह रहे हैं ब्रांड नहीं चला में, तो मैं वही कह रहा हूं कि हम ये कभी नहीं मानेंगे कि ब्रांड चल रहा है। हम तो यही कहेंगे। सारंगपुर क्या आपत्ति लिखी इसमें सील मैच नहीं हो रही जी, आपत्ति की तो फिर इसमें काउंटिंग रुकवाई केवल एक पोलिंग भी हो, 2 पोलिंग। सर बाकी अगर आगे की बात तो वहाँ कहीं चल रही है, अभी कुछ कहते हैं। तो दिग्विजय सिंह को आप सुन रहे थे। यश जी प्लीज आप कंटिन्यू कीजिए, बुरा मत मानिएगा। दिग्विजय सिंह कुछ कह रहे थे तो उसको सुन लिया हमने। यश जी प्लीज। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। मैं ये कह रहा हूं, देखिए हम कभी नहीं मानेंगे कि ब्रांड के दम पर भारत में या किसी भी लोकतंत्र में राजनीति चलती है। हमारे लिए हमेशा संविधान और देश की जनता सर्वोपरि है और रहेगी। और देश की राजनीति को मुद्दों पर चलना चाहिए। ब्रांड के दम पर सिर्फ सामान बेचा जाता है, जो बेचा भी गया है इस देश में, PSU और पता नहीं क्या क्या। तो इस बात को समझना बहुत जरूरी है, चाहे नतीजा कुछ भी हो। ठीक है। विश्वास पाठक जी भी हमारे साथ है, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता है, काफी देर से हमारे साथ है। सर बहुत स्वागत आपका। जिस तरीके की टैली अभी नजर आ रही है, 543 सीटों पर जो रुझान आए हैं उसमें 306 एनडीए, 215 इंडिया अलायंस, और ऑफिशियल वेबसाइट के भी आंकड़े लगातार हम लोग बता ही रहे हैं। ब्रांड मोदी, मोदी लहर, इसको लेकर लगातार इंडिया अलायंस, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी ने तीखा प्रहार हमेशा से किया है, और अभी भी उस पर विचार विमर्श तो हो ही रहा है, उस पर डिबेट्स तो हो ही रही है। यू फील ग्राउंड पर मोदी लहर अब भी बरकरार है? देखिए, इनको शाम को 5 बजे इस सब चीजों का जवाब मिल जाएगा। अभी काउंटिंग जारी है, रुझान दिखाई दे रहे हैं, और 5 बजे क्या होता है हमको पता चलेगा। अब इसी वोटिंग के साथ में जिस अरुणाचल प्रदेश में, जिस आंध्र प्रदेश में और जिस ओडिशा में इलेक्शन हो गया है, उसमें क्या हो रहा है, उसमें तो मोदी जी के फेवर में ही और एनडीए को ही हम जीत दिला रहे हैं। अभी देखिए, हमने 400 का नारा लगाने के कारण ये आप सब लोग उसको ऑडिट करें, 400, 375, 350। हकीकत यह है कि हम 303 पर 2019 में थे, एनडीए करके 356 थे,
तो 356 के आसपास तो हम वैसे जा रहे हैं, इसलिए ब्रांड का डिवेल्यूएशन का ऐसा आप कैसे कह सकते हो? मैंने पूछा तो सवाल, हमने जो यश जी ने 400 बताया नहीं, फिर वो बात चली गई कि ब्रांड नहीं होता है। मैंने कहा कि अगर पिछली बार से बेहतर प्रदर्शन किया तो ब्रांड चल गया। और बस यही है कि जनता का फैसला है, शाम तक आ जाएगा जो भी आगे। अमृतांशु जी भी कुछ कहना चाह रहे हैं। मैं फटाफट एक अपडेट दे देता हूं जो कि अभी आप देख भी नहीं पा रहे हैं और आप जानना भी चाह रहे होंगे। वो ये है कि आंध्र प्रदेश में टीडीपी 120 सीटों पर आगे चल रही है और बीजेपी 6 सीटों पर अलायंस है। तो यहां पर देखिए आप, चंद्रबाबू नायडू जो हैं वो सत्ता में वापसी करते दिखाई दे रहे हैं रुझानों में। लेकिन ओडिशा में भारतीय जनता पार्टी अपने दम पर 60 सीटों पर आगे चल रही है और बीजेडी 45 सीटों पर, कांग्रेस 9 सीटों पर, इंडिपेंडेंट 2 सीटों पर। यहां पर अगर बीजेडी बीजेपी, अब देखिए क्या कॉम्बिनेशन बनेगा ओडिशा में, कहना बड़ा मुश्किल है क्योंकि हो सकता है कि इसमें मामला थोड़ा सा फंसे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की लीड जो है वो ज्यादा है अगर इस लिहाज से देखा जाए तो। जी, अब आप कुछ कहना चाह रहे थे। ओडिशा में कहानी बिल्कुल साफ है जैसे, और सबसे जबरदस्त प्रदर्शन जो दिख रहा है वो समाजवादी पार्टी का दिखाई दे रहा है। कांग्रेस तो खैर ठीक है, वजूद की लड़ाई लड़ ही रही है और अगर कांग्रेस अपना 100 सीटों का आंकड़ा इंडिविजुअली पूरा करती है या बेहतर करती है अपनी स्थिति को तो ये बड़ी बात होगी। लेकिन अलायंस के लिहाज से देखा जाए तो समाजवादी पार्टी इसको बड़ा गेन दिखाई दे रहा है। तृणमूल कांग्रेस भी ठीक ठाक फाइट देती दिखाई दे रही है और बाकी के राजनीतिक दल जिसमें खासतौर पर शिवसेना, उद्धव ठाकरे गुट और शरद पवार गुट, अगर कुल में ये दोनों मिलकर 18 सीटों पर फिलहाल लीड में दिखाई दे रहे हैं तो अलायंस की स्थिति जो है वो कुछ जगहों पर ठीक ठाक है। या आपको लगता है कि अभी ये चीज़ें और बदलेंगी? मुझे जो सबसे बड़ी चीज़ अमृतांशु जी यहाँ पर दिखाई दे रही है वो ये है कि इंडिविजुअली भारतीय जनता पार्टी 272 के जादुई आंकड़े तक जाती है कि नहीं जाती है? एकदम निश्चित तौर पे जाएगी, उसमें कोई दो मत नहीं है। एक दूसरा, उड़ीसा की जो असली पोल जो मैटर करता है वो आज का है। एग्जिट पोल्स तो आप लोग जो है टीआरपी बढ़ाने के लिए करते हो। एग्जिट पोल्स का नतीजों पे कोई असर नहीं पड़ता और अक्सर हमने देखा है कि एग्जिट पोल और असली पोल में फ़र्क रहता है। अब देखें, हालांकि ये तो हमें मानना होगा कि सारे एग्जिट पोल गलत हो नहीं सकते, 19-20 का फ़र्क रह सकता है, लेकिन ये उम्मीद करना कि सारे एग्जिट पोल गलत होंगे और मतलब इतना गलत होंगे कि रिज़ल्ट में एक बहुत बड़ा फ़र्क आएगा, शायद नहीं होगा। लेकिन अभी अभी मतलब जैसे मैंने कहा, वोट गिनने को तो 2 घंटे हो गए, शाम तक देखते हैं क्या होता है। तो पीएम ने एक ट्वीट में कल कहा था कि हम बड़ी बहुमत से जीत रहे हैं और जीतेंगे भी। अब माँ सिवाय सजाद लोन साहब के, जिन्होंने इलेक्शन से पहले ही अपने हार का ऐलान किया था, शायद दिल्ली से उनको इशारा आ ही गया था कि वो किसी और की मदद करना चाहते हैं। मुझे और कोई उम्मीदवार बताइए जो इलेक्शन से पहले ही ये कहे कि हम हारने वाले हैं। यहाँ तो एग्जिट पोल के बाद भी हार तस्लीम करने के लिए कोई तैयार नहीं है। अब ठीक है, इंडिया ब्लॉक ने भी जीत का ऐलान किया है। वजीर तो उमर अब्दुल्ला को आप सुन रहे थे। अमृतांशु जी, आप कुछ कह रहे थे, प्लीज कंटिन्यू कीजिए। मैं उड़ीसा की बात कर रहा था कि उड़ीसा में तो स्थिति साफ है कि वहां पे सरकार बननी है नवीन पटनायक की, भले ही रुझानों में बीजेपी आगे चल रही है। हाँ, रुझानों में बीजेपी आगे चल रही है, क्योंकि बीजेपी चाहती भी है कि इस बार वो सरकार में किसी तरह से मिलजुल करके वहां पे सरकार बनाए। किसी भी स्थिति में नवीन पटनायक जीतेंगे। धर्मेंद्र प्रधान इतनी तैयारी कर रहे हैं, वो कर भले रहे हो, कर रहे हो, लेकिन वो जो है वो एक फ्रेंडली फाइट ही मैं मानूंगा। लेकिन जहां तक कि आप जो बात बोल रहे हैं, समाजवादी पार्टी और एनसीपी और तृणमूल कांग्रेस और इनका, कांग्रेस की कांग्रेस औपचारिक तौर पर लड़ी नहीं, वो तो अपने दम पर लड़ी है। बिल्कुल बिल्कुल, फर्क यही है कि सपा को फायदा हुआ है कांग्रेस के साथ जाने का, तृणमूल कांग्रेस अपने ताकत पे खड़ी है।
ये एक अपडेट और आया है, 536 सीटों का अपडेट आ गया है। 99 सीटों पर कांग्रेस है, समाजवादी पार्टी 36 सीटों पर लीड बनाए हुए है, 22 सीटों पर तृणमूल कांग्रेस लीड बनाए हुए है। भारतीय जनता पार्टी की अगर सीटों की बात करें तो 232 सीटों पर लीड बनी हुई है अभी भारतीय जनता पार्टी की। और ये स्पष्ट तौर पर ये दिखा रहा है कि अभी जो वो एकदम से क्लीन स्वीप लैंड स्लाइड विक्ट्री वाली बात थी, उससे अलग दिखाई दे रहा है माहौल, क्योंकि शिवसेना यूबीटी जो है वो 11 सीटों पर आगे। महाराष्ट्र को देखिए आप समीकरण, 19 सीटों का यहां पर समीकरण सामने है। शरद पवार 8 सीट पर और उद्धव ठाकरे 11 सीट पर है। संजय राउत को आप देख रहे थे कितना जोर से वो बातों को रख रहे थे। इसकी वजह यह थी कि संजय राउत जो है वो ये बताना चाहते थे कि पार्टी में तोड़फोड़ को लोगों ने स्वीकार नहीं किया है। और अगर सहयोगी दलों की बात करें एनडीए के, तो एलजेपी जो है वो 5 सीटों पर आगे चल रही है। यानी ये देखिए, बड़े दलों का फायदा छोटे दलों को ज्यादा हुआ है और छोटे दलों को साथ लाने की एक स्ट्रैटेजी बड़े दलों की थी, क्योंकि वो छोटा मोटा जो वोट इधर उधर चला जाता है उस फाइट से बचना चाहते थे। जनता दल यूनाइटेड नीतीश कुमार की, अब आपको समझ में आएगा कि नीतीश कुमार कितने बड़े खिलाड़ी हैं। 14 सीटों पर आगे चल रहे हैं वो। और दिल्ली में भी जो स्थिति एग्जिट पोल्स ने दिए थे उसके करीब आसपास दिल्ली पहुंच चुकी है। गुजरात भी उसी लाइन पे जा चुका है, लेकिन छत्तीसगढ़ और झारखंड में अभी भी कंसर्न्स हैं और झारखंड में नंबर्स बढ़ते जा रहे हैं। असम फिर भी एग्जिट पोल के करीब आ चुका है। बाकी उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, अमृतांशु जी, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा में विधानसभा चुनावों के भी रुझान लगातार आ रहे हैं और दोनों ही जगह पर आप देखिए एनडीए की आंधी आंध्र प्रदेश में नजर आ रही है। टीडीपी जबरदस्त प्रदर्शन वहां पर कर रही है। 152 सीटों पर एनडीए आगे चल रही है आंध्र प्रदेश में। उड़ीसा का अगर जिक्र किया जाए तो भारतीय जनता पार्टी को जो रुझान आ रहे हैं उसमें जबरदस्त मैंडेट मिलता हुआ नजर आ रहा है। 65 सीटों पर इस वक्त आगे चल रहे हैं, बीजेडी उनसे पीछे। त्रिपाठी सर, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश पर क्या कहेंगे? देखिए, आंध्र प्रदेश में तो ये तय था कि वाईएस राजशेखर रेड्डी की जो पार्टी है, यानी कि जगन मोहन रेड्डी हैं, उसका तो इमेज जो है धीरे धीरे ध्वस्त हो रहा था। और आपको याद होगा कि अमित शाह ने 2019 में कहा था कि अब कभी बीजेपी एनडीए को शामिल नहीं, एनडीए में तेलुगु देशम पार्टी को शामिल नहीं करेगी, लेकिन करना पड़ा, राजनीति का तकाजा है। तो अब तेलुगु देशम पार्टी वहाँ आना जाना इनका बना रहता है, कभी तेलुगु देशम, कभी राजशेखर रेड्डी। तो इस बार बुरी तरह हारे हैं राजशेखर रेड्डी की जो पार्टी है, जगन मोहन रेड्डी है, वो बुरी तरह हारे हैं, क्योंकि उनकी बहन भी उनके खिलाफ हो गई। एक बहुत एरोगेंट उनका पर्सनालिटी रहा है, तो हार रहे हैं। अब उड़ीसा की बात जो है, अभी रुझान क्या है, वहाँ नवीन पटनायक की पार्टी अगर इतने नीचे से जा रही है तो ये सोचनीय की बात है। एग्जैक्ट बता देता हूं मैं आपको, 65 पर बीजेपी है, 45 पर बीजेडी है, कांग्रेस 10 पर है, इंडिपेंडेंट 2 है, सीपीआईएम 1 पर है। ये तो हाँ, लेकिन जो है उसके अनुसार देखिए, ऐसा है कि जो बात अभी अमृतांशु जी ने कही है, मैं उससे पूरी तरह काटूंगा नहीं, क्योंकि अगर केंद्र में बीजेपी की सीट कम हो जाती है 271 से या उसके बराबर भी रहती है,